इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कार्नोट साइकिल के ऊपर। ठीक है, कार्नोट साइकिल एक्चुअली में क्या है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये समझा था कि जब आप किसी जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि जब आप किसी सिलेंडर के अंदर एक गैस को डालें और उसके ऊपर पिस्टन लगा दें और उस गैस के अंदर जब वेरिएशन होगा उसके पैरामीटर्स में, जो कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और हीट कंटेंट है, तो जब उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो उस चेंजेस में वो ये होगा कि गैस उसका एक्सपैंड करेगा। अगर उस गैस की वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो तो वो गैस एक्सपैंड करेगा और पिस्टन ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो नीचे आएगा कैसे? तो नीचे इस वजह से आएगा क्योंकि पिस्टन के ऊपर हमने एक चक्का लगाया हुआ है, एक व्हील लगाया हुआ है और इस व्हील के पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी है जिससे वो अपने रोटेशनल मोशन को क्या करता है? कंटिन्यू करता है। तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये हल्का मूव करेगा, रोटेट करेगा और फिर जब ये हल्का रोटेट करेगा तो इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिससे ये पूरा रोटेट होगा। तो पूरे रोटेशन की वजह से ये पिस्टन फिर से नीचे आ जाएगा और इस तरह से, है ना, इस तरह से एक बार एक्सपैंड होगा, एक बार फिर कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, जिससे पिस्टन ऊपर नीचे होगा और फिर हमारा इंजन काम करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसी चीज को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 4 प्रोसेस के बेसिस पर समझ रहे हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस कौन कौन है इसमें? तो 4 प्रोसेस हम लोगों ने समझा था थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में। एक था आपका आइसोथर्मल, दूसरा था एडियाबेटिक, तीसरा था आइसोबेरिक और चौथा था आइसोकोरिक। तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही तरह के एक्सपेंशन को समझेंगे, जिसमें आइसोथर्मल भी है और एडियाबेटिक भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर है और उसी प्रोसेस को हम लोग कार्नोट साइकिल कहने का मतलब है कि उसी प्रोसेस को इस 4 प्रोसेस के बेसिस पर, ये जो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल है, इस बेसिस पर हम लोग समझेंगे। इस वजह से इसका नाम क्या है? कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग एक सरफेस लिया, एक कंटेनर है जिसका ये वाला हिस्सा कैसा है? इंसुलेटिंग, लेकिन ऊपर वाला सरफेस कैसा है? कंडक्टिंग। और ये क्या है? रिजर्वायर। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है? T1। तो ये हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, ये हॉट रिजर्वायर है और ये सिंक है। तो रिजर्वायर और सिंक के बारे में हम लोगों ने हीट इंजन में समझा था। देखिए चालू है। अब देखिए यहां पर एक रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर कहने का मतलब क्या है? हॉट रिजर्वायर कहने का मतलब है कि इसके पास बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक इंसुलेशन पैड। इंसुलेशन पैड उसको कहते हैं कि जिसका पूरा सरफेस कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब कि इसके अंदर से इसके बाहर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग ले रहे हैं वो है फिर से एक सिलेंडर है जिसका ये वाला हिस्सा कैसा है? इंसुलेटिंग है और अपर वाला हिस्सा कैसा है? कंडक्टिंग सरफेस है। और ये सिंक है। सिंक कहने का मतलब कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है और ये एक इंसुलेशन पैड। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है? तो एक हमने सिलेंडर लिया हुआ है। सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का ये वाला हिस्सा कैसा है? तो इंसुलेटिंग वॉल्स है, ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर पिस्टन हो गया और ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर गैस है और ये पिस्टन किससे अटैच है? तो एक चक्के से अटैच है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले 4 चीजें हैं हमारे पास। एक हॉट रिजर्वायर जिसके पास बहुत ज्यादा गर्मी है, दूसरा इंसुलेशन पैड, तीसरा जिसके पास बहुत ज्यादा ठंडक है, मतलब कि ये इसमें कोई हीट नहीं है, मतलब T2 का टेम्परेचर कम है, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है। और एक हमने सिलेंडर लिया हुआ है जिसके अंदर गैस है जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं? इस सिलेंडर को उठाते हैं और इस रिजर्वायर के ऊपर डाल देते हैं, जैसा कि यहां फिगर में। तो जैसे ही हम इसको इस पर रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ, इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है P1, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है V1 और कुछ ना कुछ टेम्परेचर है T1। चूंकि ये हॉट रिजर्वायर है, इसके पास बहुत ज्यादा गर्मी है, तो सारी गर्मी इस रिजर्वायर से ये गैस अपने अंदर लेना शुरू कर देगा। ये एरो वही चीज दिखा रहा है कि सारी गर्मी को ये ले रहा है। अब जब ये गर्मी को लेगा तो गर्मी लेने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहला स्टेप क्या किए, सिलेंडर उठाए यहां पर डाल दिए। जैसे ही सिलेंडर को यहां पर डालेंगे, यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, प्रेशर V1 P1 V1 और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। चूंकि यहां पर वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टेप फर्स्ट में क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख दिए कि सिलेंडर हैज आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, इट हैज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इट इज केप्ट ऑन रिजर्वायर, रिजर्वायर पर रख दिया। द गैस एब्जॉर्ब्स हीट, ये गैस क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया इसका, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया P1 से कितना, P2। इसी चीज को इसका अब ये चूंकि इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है, वॉल्यूम इसका V1 से V2 हो गया, तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन कितना हुआ होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में, W1 बराबर म्यू आर T1 log V1 अपॉन V2, ये हमने वर्क डन इसका निकाल लिया। इसका अगर हम फीचर दिखाएं इंडिकेटर डायग्राम से, तो देखिए ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। इनिशियली इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, पहले वॉल्यूम इतना था फिर इतना हो गया, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये A से यहां आ गया, ये एरो ये बता रहा है कि वॉल्यूम में इंक्रीज है, इस वजह से एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर हम एक तो वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा वर्क डन हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ के एरिया को निकाल लेंगे। तो इस ग्राफ का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा ABGE। इसका अगर हम एरिया निकाल लें तो इससे भी हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या किए, सिलेंडर उठाए, हॉट रिजर्वायर पर रखे और इतनी चीजें देखने को मिली। अब सेकेंड स्टेप में अब हम इस सिलेंडर को यहां से उठाकर रखेंगे किस पर, इंसुलेशन पैड पर। इस सिलेंडर को रिजर्वायर पर रख चुके, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इस रिजर्वायर को उठाएंगे, इस सिलेंडर को उठाएंगे और कहां डाल देंगे, इंसुलेशन पैड पर। तो ये हमारा स्टेप 2 है। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि जब हम इस सिलेंडर को इस इंसुलेशन पैड पर रखें तो इस सिलेंडर को देखिए इसका ये तीनों, ये जो हिस्सा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो ऑलरेडी इंसुलेटेड है और ये कंडक्टिंग था। अब हम जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी तो इंसुलेटेड है, तो इसका कंडक्टिंग किसके साथ ओवरलैप कर गया, इंसुलेशन के साथ ओवरलैप हो गया। तो अब ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है। जब ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है तो इसके अंदर का गैस क्या होगा, तो इसके अंदर के गैस के हीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसका चारों बॉर्डर कैसा हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो हीट इसमें से एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो अब इनिशियली इसका प्रेशर कितना था, यहां से देख लीजिए, इनिशियली A से B पर इसका कितना है, P2 V2 T1। तो इनिशियल हो गया इसका P2 V2 T1। तो अब जब हम इंसुलेशन पैड पर रखें तो इसके अंदर का प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये अब पैक है, सिलेंडर के अंदर का जो गैस है वो पैक है, उसके पास कुछ गर्मी है, उसी गर्मी के बेसिस पर वो अपने वॉल्यूम को चेंज करेगा, प्रेशर को चेंज करेगा और टेम्परेचर को चेंज करेगा। इसी चीज को यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए कि सिलेंडर इज केप्ट ऑन इंसुलेशन पैड, surface become adiabatic, gas is allowed to expand further from V2 to V3, गैस और इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीजेस टू P3, प्रेशर घट जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका T2। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, म्यू आर T2 माइनस T1 रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसका भी हम इंडिकेटर डायग्राम दिखाएं तो ये B मेरा लास्ट स्टेज था फर्स्ट स्टेप में। अब यहां से यहां देखिए B पर P2 V2 T1, P2 V2 T1। अब इसका प्रेशर घट गया क्योंकि वॉल्यूम इसका और इंक्रीज हो गया, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम यहां से यहां पहुंचा है तो V2 से V3 हो गया, प्रेशर इसका घट गया है इसलिए प्रेशर वाला लाइन नीचे आ गया है, ये P2 से P3 हो गया और टेम्परेचर इसका चेंज हो गया। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्यों एडियाबैटिक बोले, क्योंकि इसमें हीट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, हीट इसमें कांस्टेंट है,
इस वजह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब ये दो प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर को कहां रखे थे, हॉट रिजर्वायर पर, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। फिर सिलेंडर उठाकर रखे किस पर, इंसुलेशन पैड पर, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। अब सिलेंडर उठाकर रखना है किस पर, कंडक्टिंग सरफेस सिंक पर, तो ये हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए चूंकि ये सिंक है तो इसके पास टेम्परेचर कम है, इसके पास उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसके पास गर्मी है, तो अब गर्मी जो है इधर से इधर ट्रांसफर होगी। तो ये एरो बता रहा है कि सारा हीट अब इसमें से इसमें ट्रांसफर हो रहा है। अब जब इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा तो फिर से जो इनिशियल प्रेशर क्या क्या था, इनिशियली इसका प्रेशर था P3 V3, टेम्परेचर T2, ये लिख दिया। अब फाइनल क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इसका P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। तो अब इसी चीज को यहां लिख सकते हैं कि द गैस इज केप्ट ऑन सिंक एंड इट इज कंप्रेस्ड, है ना। गैस को हम क्या किए, इस पर रखे, तो गर्मी कम होने की वजह से वो कंप्रेस होने लगेगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P3 से P4, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V3 से V4, टेम्परेचर जो है वो रिमेन सेम रहेगा। तो वर्क कितना हो गया, तो वर्क का फिर से फॉर्मूला, चूंकि ये आइसोथर्मल है इसलिए μRT2 log V3 अपॉन V4। और इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो देखिए यहां A से शुरू हुआ, A से B पर पहुंचा, B से C पर पहुंचा, अब C से लौट रहा है। क्यों लौट रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो घट गया है, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से इसका वॉल्यूम घट गया, और जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका वॉल्यूम घट रहा है ना, और प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए इसमें हम लोग, है ना, ये वाला एरो दिखा दिए जो किस चीज को दिखा रहा है, कंप्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग C पर जब था तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2, अब ये बढ़कर कितना हो गया, प्रेशर बढ़ गया P4, वॉल्यूम घटकर हो गया V4, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो इसमें अगर हम एरिया निकालेंगे तो इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा अगर निकालेंगे तो हमको, है ना, वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन के लिए ये एरिया। तो अब, है ना, क्या किए, इस पर रखे, इस पर रखे, इस पर रखे। अब वापस हम किस पर रखेंगे, इंसुलेशन पैड पर, जो कि हमारा चौथा स्टेप है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद फिर से इस सिलेंडर को हमने किस पर रख दिया है, इंसुलेशन पैड पर रख दिया है। इंसुलेशन पैड पर रखे तो फिर से जैसे ही हम इंसुलेशन पैड पर रखेंगे तो फिर से हीट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका इनिशियल वैल्यू क्या क्या निकाल कर लाए हैं, P4 V4 T2, तो यहां लिख दिए P4 V4 T2। फाइनल इसका क्या हो जाएगा, P1 V1 T1। तो जब हम यहां पर रखे तब क्या हुआ, देखिए, तो वर्किंग सब्सटेंस केप्ट ऑन इंसुलेशन पैड, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, प्रेशर चेंज P4 to P1, वॉल्यूम V4 to V1 एंड टेम्परेचर फ्रॉम T2 to T1। वर्क डन ऑन दी गैस हो जाएगा μRT2 माइनस T1 और गिवन एरिया। अब इसका भी अगर हम इंडिकेटर डायग्राम बनाए तो देखिए D तक हम पहुंच चुके हैं, P4 V4 T2। अब D के बाद इसका फिर से वॉल्यूम और घट गया है और प्रेशर और बढ़ गया है, तो वॉल्यूम घटकर हो गया V4 से V1, प्रेशर घटकर हो गया P4 से P1 और टेम्परेचर घटकर हो गया T2 से T1, ठीक है। तो जब ये घटकर इतना हो गया तो ये अपने इनिशियल स्टेज पर आ गया, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर आ गया P1 V1 T1। तो जब ये इनिशियल स्टेज पर आ गया है तो अब हम यहां से फिर से क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से शुरू हुआ, A से शुरू हुआ, B पर गया, B से C पर गया, C से D पर गया और D से फिर कहां आ गया, A पर आ गया। तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर पहुंच गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने दो ही प्रोसेस को यूज किया, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस चारों ग्राफ का एक सिंगल ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, A से B एक्सपेंशन, B से C एक्सपेंशन, C से D कंप्रेशन और फिर D से A कंप्रेशन। तो ये है ना, ये जो है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ कार्नोट साइकिल। इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमें नेटवर्क निकल जाएगा। अब देखिए नेटवर्क डन कितना हुआ, तो Q1 माइनस Q2। Q1 में क्या था, तो वर्क डन बाय दी गैस, Q2 में क्या था, वर्क डन ऑन दी गैस। Q1 कहने का मतलब क्या है, तो जो हम लोगों ने यहां रिजर्वायर में
रिजर्वायर का हीट क्या है Q1 और सिंक का हीट क्या है Q2, इसलिए वर्क डन बाय द गैस माइनस वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस कौन कौन था, तो W1 प्लस W2, ऑन द गैस क्या था, माइनस कर देंगे W3 प्लस W4, इस W1 और W2 के वैल्यू को डाल देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वर्क डन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो वर्क डन बाय Q1 और इसमें वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये इस तरह से हम कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में क्या था फिर से एक बार समझ लीजिए। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस डाल दिया, उस गैस के ऊपर पिस्टन है। एक बार हम क्या करते हैं, उस गैस, उस पूरे सिलेंडर को, उस पूरे सिस्टम को हम डालते हैं हॉट रिजर्वायर के ऊपर। तो जैसे ही हम हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे तो हॉट है और सिलेंडर के अंदर गैस है, तो वो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो क्या करेगा, उस हॉट में से सारी गर्मी अपने तरफ ले लेगा। तो जब सारी गर्मी अपने तरफ ले लेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसमें यह होगा कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। किस में बदलाव आया है, हीट में बदलाव आया है। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। अब उसको उठाते हैं और इंसुलेशन पैड पर डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इंसुलेशन पैड पर डालेंगे तो उसके अंदर जो हीट है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा क्योंकि वो अपने आप में ही वेरिएशंस दिखाने लगेगा। तो जब वो अपने आप में ही वेरिएशंस दिखाने लगेगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हीट उसमें कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कुछ उसका घट जाएगा, और टेम्परेचर घट जाएगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर उसका घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एडियाबेटिक, क्योंकि इसमें हीट कांस्टेंट है। फिर उसके बाद उसको वहां से उठाकर फिर कहां डाल रहे हैं, सिंक में डाल रहे हैं। तो सिंक में जैसे ही डालेंगे तो अब सिलेंडर की गर्मी को कौन ले लेगा, सिंक ले लेगा। तो वॉल्यूम इसका घट जाएगा, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर से उसको हम कहां डाल देंगे, इंसुलेशन पैड के ऊपर। तो जैसे ही इंसुलेशन पैड के ऊपर डालेंगे फिर से उसके अंदर का हीट कंटेंट फिक्स्ड हो गया, टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा और वो अपने इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इस 4 स्टेप में जो इनिशियल स्टेज था उसी को ये घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो भी गर्मी के बेसिस पर देखा जाए तो हमारा शरीर से लेकर, है ना, गाड़ी का इंजन, ये सब का सब क्या है, हीट इंजन है, और ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और इन सब चीज में ये कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल है।